तो आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं। एक ऐसा केस जो अमेरिका के सबसे परेशान करने वाले अनसुलझे मामलों में से एक है। एक ऐसी कहानी जो दशकों बाद भी सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोच कर देखिए, कोई अमेरिका के सबसे खतरनाक, सबसे डरावने कल्ट्स में से एक से किसी तरह बच निकलता है, और सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि उसकी दिमागी कैद से भी आजाद हो जाता है। मतलब उस साइकोलॉजिकल कंट्रोल से जो किसी के भी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और फिर वो इंसान अपनी उस भयानक जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई, एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। उम्मीद की ये कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है जब वही इंसान अपने ही घर में अपनी सबसे सेफ समझे जाने वाली जगह पर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि क्राइम सीन पर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मतलब घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, दरवाजा या खिड़की तोड़ने का कोई निशान नहीं था, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आया ही ना हो। और तो और पुलिस के पास कोई सीधा सस्पेक्ट भी नहीं था। पीछे क्या बचा? बस खून, एक अजीब सी डरावनी खामोशी, और वो सवाल, ढेर सारे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इस केस को दुनिया द मिल्स फैमिली मर्डर्स के नाम से जानती है, लेकिन ये कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं थी। नहीं, इसकी जड़ें जुड़ी थी अमेरिका की एक सबसे बदनाम और खूंखार कल्ट की अंधेरी दुनिया से। इतने दशक बीत गए, लेकिन आज भी बस एक ही सवाल है जो सबके जहन में घूमता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को सोने नहीं देता। आखिर उन्हें मारा किसने था? सोचिए, एक ऐसी महिला जो एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री के केंद्र में है और उसका अतीत इतना गहरा और राजों से भरा है कि आखिर में वही उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीनी मिल्स थीं कौन? देखिए, इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसे अंधेरे और पेचीदा रास्ते पर ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां से बहुत कम लोग सही सलामत वापस आ पाए। जीनी मिल्स की कहानी समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को जानना होगा जो वो कभी हुआ करती थीं। उनका असली नाम था डियाना मार्टेल, एक ऐसा नाम जिसे उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी के साथ ही दफन कर दिया था। एक ऐसी जिंदगी जिसे वो पूरी तरह से भुला जाना चाहती थीं, पर उस जिंदगी के निशान बहुत गहरे थे। डियाना मार्टेल एक समय अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात और खतरनाक पंथों में से एक द पीपल्स टेम्पल का हिस्सा थीं, और इसका लीडर था एक करिश्माई लेकिन उतना ही शैतानी दिमाग वाला शख्स, जिम जोन्स। अब देखिए, जिम जोन्स के ना दो चेहरे थे। दुनिया के लिए वो एक महान आध्यात्मिक नेता था, एक समाज सुधारक था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे असलियत कुछ और ही थी। वहां बस हेरफेर, डर और लोगों के दिमाग पर पूरी तरह से काबू पाने का खेल चलता था। और इस खतरनाक दुनिया में जीनी और उनके पति एल मिल्स सिर्फ कोई आम सदस्य नहीं थे। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो तो मंदिर के सबसे काले राजों के रखवाले थे। वो संगठन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से थे, इतने भरोसेमंद कि वो जिम जोन्स के इनर सर्कल के बहुत बहुत करीब थे। और ये वो जगह थी जहां से सारे फैसले लिए जाते थे और सारे राज दफन किए जाते थे। और इसी नजदीकी की वजह से वो ऐसे ऐसे राज जानते थे जो पूरे संगठन को तबाह कर सकते थे। इतने खतरनाक राज कि जिनकी हिफाजत के लिए खून बहाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और यही खतरनाक जानकारी आखिरकार उन्हें निशाने पर ले ही आई। आधुनिक इतिहास की शायद सबसे डरावनी, सबसे भयावह सामूहिक मौतों में से एक। आज हम बात करेंगे जोन्सटाउन की और उस काली हकीकत की जो उसकी परछाई में आज भी जिंदा है। साल था 1978 और जगह थी गुयाना का जोन्सटाउन। देखने में तो ये एक आदर्श समाज, एक यूटोपिया बनाने की कोशिश थी, लेकिन असल में ये एक बहुत ही भयंकर त्रासदी का मंच बन गया। और इस त्रासदी का जो पैमाना था वो दिमाग सुन्न कर देने वाला है। सोचिए, 900 से भी ज्यादा लोग एक ही दिन में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी बस्ती का, एक समुदाय का खात्मा था। और कौन थे ये लोग? इनमें पुरुष थे, महिलाएं थीं, और दिल दहला देने वाली बात तो यह है कि इनमें बच्चे भी थे। मतलब पूरे के पूरे परिवार एक साथ खत्म हो गए।
तो सवाल उठता है कि आखिर ये जोन्सटाउन नरसंहार था क्या? देखिए, ये एक पंथ, एक कल्ट के लीडर जिम जोन्स के कहने पर की गई एक सामूहिक हत्या, आत्महत्या थी। इसे इतिहास के सबसे स्याह पन्नों में से एक गिना जाता है, और सही वजहों से। लेकिन क्या सब लोग इस झांसे में थे? क्या सबने आंखें बंद कर ली थीं? नहीं, कुछ लोग थे जो देख पा रहे थे कि अंत करीब है, और हमारी कहानी असल में उन्हीं लोगों के बारे में है। और यहीं पर एंट्री होती है मिल्स परिवार की, जीनी और एल मिल्स। ये वो लोग थे जिन्होंने नरसंहार होने से ठीक पहले ही उस कल्ट से खुद को अलग कर लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्दे के पीछे बहुत कुछ देख लिया था। वो जिम जोन्स का असली चेहरा पहचान चुके थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 बहुत ही हिम्मत वाले कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने सच को पहचाना, फिर वो किसी तरह उस कल्ट से बाहर निकले, और फिर उन्होंने वो किया जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने सबके सामने बोलना शुरू कर दिया। पर होता क्या है, जब आप एक खतरे से बचते हैं तो कभी-कभी एक नया खतरा आपका इंतजार कर रहा होता है। जिम जोन्स का खतरा तो शायद टल गया था, लेकिन अब एक बिल्कुल नया खतरा उनके सामने खड़ा था, और वो थे जिम जोन्स के कट्टर वफादार लोग। ये सच बोलना ही उन्हें एक नए संकट में डाल गया। अब वो उन लोगों के दुश्मन बन गए थे जो अब भी कल्ट के और जिम जोन्स के वफादार थे। और ये खतरा कोई मामूली खतरा नहीं था, ये बहुत ही संगीन था, बहुत खतरनाक। कभी सोचा है कि सच बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, खास तौर पर तब जब आपका सच एक बहुत ही ताकतवर समूह के खिलाफ हो, एक ऐसा समूह जो आपको किसी भी हाल में चुप कराना चाहता हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। पीपल्स टेम्पल नाम के एक पंथ से निकलने के कई साल बाद भी जीनी को अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। ये एक ऐसा अजीब सा एहसास था जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ता था, जैसे उस पंथ को छोड़ देना, उससे पूरी तरह आजाद हो जाना नहीं था। ये डर हमेशा हमेशा उनके साथ बना रहा, और इसकी एक बहुत ठोस वजह थी। तो सवाल ये है कि ये डर आया कहां से? इसकी जड़ें थीं जिनी और उनके पति एल के उस एक हिम्मत भरे फैसले में जो उन्होंने पंथ छोड़ने के ठीक बाद लिया था। उन्होंने फैसला किया था कि वो चुप नहीं रहेंगे, और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। एक के बाद एक इंटरव्यू दिए, पंथ के अंदर की वो सारी खुफिया बातें दुनिया के सामने रखीं, और पीपल्स टेम्पल का असली चेहरा उजागर करने में हर मुमकिन मदद की। ये तो बस उनके विद्रोह की एक शुरुआत थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे ताकतवर कदम अभी आना बाकी था, और वो था एक किताब की शक्ल में जिसका नाम था 6 Years with God। ये उनके तजुर्बे का एक कच्चा चिट्ठा था, एक सीधी बेबाक गवाही। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी थी। इसने पीपल्स टेम्पल की बंद दीवारों के पीछे की दुनिया की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश की। किताब ने परत दर परत खोला कि कैसे वहां डर, कंट्रोल, सजा और इमोशनल शोषण का इस्तेमाल करके लोगों को पूरी तरह से काबू में रखा जाता था। मतलब ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक ऐसा जाल था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ कोई आलोचना नहीं थी। नहीं, ये एक पर्दाफाश था। जिनी और एल उस पंथ के बंद दरवाजों के पीछे का हर सच दुनिया के सामने ला रहे थे। लेकिन इस सच की एक बहुत बड़ी कीमत थी। पंथ के जो वफादार सदस्य अभी भी बचे हुए थे, उनकी नजरों में यह सच नहीं बल्कि सबसे बड़ी गद्दारी थी। और यहीं पर कहानी का टकराव बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ थे वो पूर्व सदस्य जो अपना सच दुनिया को बता रहे थे, और दूसरी तरफ थे पंथ के वफादार जो इसे एक अक्षम्य, एक माफ न की जाने वाली गद्दारी मान रहे थे। पंथ के वफादारों में ये बात फैली हुई थी कि जो भी बाहर जाकर बोलेगा उस पर नजर रखी जा रही है, उसे धमकियां मिल रही हैं और उसे चुप कराया जा रहा है। जिनी को यह बात मालूम थी, और शायद यही वो खौफ था जो उन्हें लगातार सताता रहता था। चुप करा दिया जाना, यही वो सबसे बड़ा डर था। एक ऐसा डर जिससे शायद जिनी कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उस सच को जुबान देने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, जिसके बारे में आपको पता हो कि उसकी परछाई शायद आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जिनी और अल ने वो हिम्मत दिखाई, और उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सच की हमेशा एक कीमत होती है।
मिल्स परिवार की इस कहानी के चौथे हिस्से में हम पहुंच गए हैं उस रात पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात जो इस पूरे केस का सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ सवाल है। जरा सोचिए, 2 दिन एक के बाद एक 26 फरवरी 1980 मिल्स परिवार के लिए एक आम शांत शाम थी। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद 27 फरवरी को वही घर एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो चुका था। सवाल यह है कि इन 24 घंटों के अंदर आखिर हुआ क्या? तो चलिए चलते हैं बर्कली, कैलिफोर्निया। तारीख 26 फरवरी 1980। ये उस रात की कहानी है जिसके अंजाम का किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। उस रात घर के अंदर 3 लोग मौजूद थे, जीनी मिल्स, उनके पति एल और उनकी 16 साल की गोद ली हुई बेटी डैफ्नी। बाहर से देखने वालों के लिए तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक परिवार जो साथ में अपनी शाम बिता रहा था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जिससे किसी को जरा भी शक हो। लेकिन असली कहानी तो बंद दरवाजों के पीछे थी। वहां क्या हो रहा था? और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी होता चला जाता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी खामोशी। उस रात किसी ने भी चीखने चिल्लाने की एक आवाज तक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने भी किसी तरह की घबराहट या भगदड़ जैसा कुछ भी महसूस नहीं किया। सब कुछ एकदम शांत था। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, एक भी नहीं। इसका मतलब तो साफ था, कातिल कोई ऐसा था जिसके लिए दरवाजा खुद खोला गया था। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जब दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। घर के अंदर 3 लाशें मिली। परिवार के तीनों सदस्यों का कत्ल कर दिया गया था। और ये कोई मामूली कत्ल नहीं था, ये एक बेहद बेरहमी से किया गया नरसंहार था। और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला वो जैसे हवा में गायब हो गया था। पीछे कोई सुराग, कोई निशान, कुछ भी नहीं छोड़ा था। एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। एक ऐसा जुर्म जो पूरी खामोशी से हुआ। तो फिर कातिल गया कहाँ? ये वो सवाल है जो आज भी इस केस के इर्द गिर्द एक गहरा रहस्य बनकर मौजूद है। तो कहानी के इस 5वें हिस्से में अब हम जांचकर्ताओं के साथ मिल्स परिवार के घर की दहलीज पार करने वाले हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे के पार क्या खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा है। भाग 5, अपराध स्थल। घर के अंदर जो कुछ मिला ना, उसी ने इस पूरी जांच की दिशा तय कर दी। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक बहुत ही उलझी हुई पहेली का पहला टुकड़ा था। जैसे ही पुलिस ने घर में कदम रखा, उनका सामना एक ऐसे मंजर से हुआ जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भयानक, बहुत भयानक अनहोनी की गवाही दे रही थी। वहां सबसे पहले उन्होंने जीनी मिल्स को पाया। उन्हें बहुत बेरहमी से गोली मार दी गई थी। जो घर कभी हंसी और खुशियों से गूंजता था, अब वहां बस मौत का सन्नाटा पसरा था। पर यह खौफनाक मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। सच तो ये था कि जीनी अकेली शिकार नहीं थी। उनकी पति आल मिल्स और उनकी बेटी डैफ्नी, उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मतलब एक ही झटके में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था। अब जांचकर्ताओं ने घटनास्थल को करीब से देखना शुरू किया। पहली नजर में तो ऐसा लगा कि शायद ये कोई डकैती होगी जो बिगड़ गई, लेकिन जो सबूत उनके सामने आ रहे थे वो उनकी इस पहली सोच को बिल्कुल गलत साबित कर रहे थे। इन दोनों लिस्ट्स को देखकर ही सब साफ हो जाता है। एक तरफ जांचकर्ता सोच रहे थे कि घर में जबरदस्ती घुसने के निशान मिलेंगे, कीमती सामान गायब होगा, मतलब एक आम डकैती का मामला। लेकिन उन्हें मिला क्या? बिल्कुल उल्टा। डकैती का तो कोई निशान तक नहीं था, कोई कीमती चीज अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। ये हमला, ये बहुत पर्सनल और बेहद क्रूर लग रहा था। और बस यहीं से जांच ने एक नया और ज्यादा डरावना मोड़ लिया। जांचकर्ताओं को यह एहसास होने लगा कि मकसद चोरी था ही नहीं, मकसद तो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो चोरी से कहीं ज्यादा भयानक था। उनका पहला और सबसे जरूरी नतीजा चौंकाने वाला था। ये मामला चोरी का तो बिल्कुल नहीं था। इस जुर्म का मकसद पैसा या कीमती सामान लूटना था ही नहीं। तो सवाल उठता है, अगर ये चोरी नहीं थी तो फिर क्या थी?
उनकी जो नई थियोरी थी वो और भी ज्यादा डरावनी थी। ये सब एक संदेश भेजने के लिए किया गया था। कातिल मिल्स परिवार की जान लेकर किसी को या शायद पूरी दुनिया को कुछ बताना चाहते थे। इस नई थ्योरी ने जांचकर्ताओं को एक ही लेकिन बेहद खौफनाक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर ये एक संदेश था तो आखिर कैसा संदेश था और कौन था जो इसे भेज रहा था? अब बस एक ही सवाल था जो पूरी जांच के बीचों बीच खड़ा था। क्या ये बदला था? क्या मिल्स परिवार ने किसी के साथ कुछ इतना बुरा किया था कि उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देके चुकानी पड़ी? और बस यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले सबसे सनसनीखेज मोड़ पर ले जाता है। अगर ये वाकई बदला था तो आखिर ये बदला किसका था? इस एक सवाल का जवाब एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक गहरे साए में छिप जाती हैं। आज हम जोन्सटाउन त्रासदी के बाद की एक ऐसी ही अनकही कहानी को उजागर करेंगे, द जोन्सटाउन रिवेंज थ्योरी। सोचिए, जब कोई कहानी खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है या कुछ किस्से मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं? लेकिन पीपल्स टेम्पल के लिए वो अंत था ही नहीं। असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी और उसका अगला चैप्टर बहुत ज्यादा खौफनाक था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बड़ी त्रासदी के ठीक बाद, जब पूरी दुनिया ने सोचा कि चलो अब सब खत्म हुआ। तब भी एक साया था जो लगातार मंडरा रहा था। और फिर अचानक एक और भयानक जुर्म हुआ। और जानते हैं, जांच करने वालों की नजरें सीधे पीपल्स टेम्पल के जो सदस्य बच गए थे उन पे जा टिकी। सवाल ये था, आखिर क्यों? क्योंकि इस बार शिकार वो लोग बने थे जिन्होंने उस संगठन के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। वो लोग जिन्हें डिफेक्टर या कह लीजिए भगोड़ा कहा जाता था। और टेम्पल की दुनिया में भगोड़ों से बड़ा कोई दुश्मन था ही नहीं। और इन भगोड़ों की लिस्ट में जीनी और अल का नाम सबसे ऊपर था। वो उन चेहरों में से थे जो सबके सामने आकर टेम्पल के खिलाफ बोल रहे थे। और बस यहीं से बदले का एक खौफनाक मकसद सामने आता है। एक ऐसा मकसद जो वफादारी और धोखे की आग में जल रहा था। अब देखिए, जिम जोन्स तो मर चुका था, लेकिन उसका असर वो जिंदा था। उसके कई वफादार लोग अब भी बाहर थे और वो अपने लीडर की विरासत के लिए कुछ भी कर सकते थे। जीनी और एल जैसे लोगों ने क्या किया था? उन्होंने इस ग्रुप को सबके सामने शर्मिंदा किया, उसके सारे काले राज खोल दिए और बड़े बड़े पावरफुल लोगों को चुनौती दी थी। तो जाहिर है वफादारों की नजर में ये एक ऐसा गुनाह था जिसकी कोई माफी नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल जो जांच करने वालों के दिमाग में घूम रहा था वो ये था, क्या कोई बदला लेना चाहता था? और ये सवाल सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। जांचकर्ताओं का मानना था कि इस एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही असली और खतरनाक संभावना थी। लेकिन देखिए, एक थियरी होना, एक मजबूत मकसद होना, ये एक बात है, पर उसे कोर्ट में साबित कर पाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और बस यहीं पर इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। इस थ्योरी को साबित करना एक पूरी तरह से अलग कहानी बन गया। जांच एक ऐसी दीवार से टकराई जिसे कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। सबसे पहली बात, कोई डायरेक्ट सबूत ही नहीं था। ना फिंगरप्रिंट्स, ना कोई चश्मदीद गवाह, कुछ भी नहीं जो बचे हुए सदस्यों को इन हत्याओं से जोड़ सके। और किसी ने अपना गुनाह कबूल भी नहीं किया। चारों तरफ बस एक गहरी अजीब सी खामोशी थी। और नतीजा, कोई गिरफ्तारी नहीं। शक तो बहुत गहरा था, लेकिन कानून के हाथ बिल्कुल खाली थे। तो सोचिए, जब किसी कहानी में जवाब नहीं मिलते तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक बेचैन कर देने वाली विरासत, सिर्फ डर और अनगिनत थ्योरीज। बस यही वो चीजें थीं जो इस अनसुलझे केस के बाद पीछे रह गईं। एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं था और ऐसी कहानियां जिनका कोई अंत नहीं। तो आखिर में सवाल यही है, एक साया कब तक रहता है? शायद तब तक जब तक सच खुद उस अंधेरे से बाहर नहीं आ जाता। और इस केस में वो साया आज भी मौजूद है। तो पिछली बार हमने कल्ट वाले एंगल पर बात की थी, लेकिन अब पुलिस की जांच एक ऐसी दिशा में मुड़ी जो कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थी। कल्ट की थ्योरी अब पीछे छूट चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि ये किसने किया, सवाल ये था कि क्या कातिल कोई अपना ही था। और बस इसी एक सवाल ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही पलट दिया। तो अब शक की सुई घूमने लगी अपनों पर ही।
क्या कोई पुरानी पारिवारिक रंजिश थी, या फिर मामला पैसों का था, या और ये सोचना भी मुश्किल है, कातिल कोई ऐसा था जिस पर वो लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। और फिर जांचकर्ताओं के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, दरवाजा तोड़ा नहीं गया था। ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, पर इसने एक बहुत बड़े और खौफनाक सवाल को जन्म दे दिया था। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि परिवार अपने कातिल को जानता था, और यही तो सबसे डरावनी बात है कि उन्होंने शायद खुद ही एक मुस्कान के साथ अपने कातिल के लिए दरवाजा खोला होगा। जरा सोच कर देखिए उस मंजर के बारे में। कल्पना कीजिए उन्होंने अपने ही हत्यारे के लिए दरवाजा खोला, ये सोचकर कि वो एक दोस्त का स्वागत कर रहे हैं। शायद उन्होंने बस गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। इस थ्योरी के हिसाब से जो तस्वीर बन रही थी वो ये थी कि कातिल आया, उनके ही लिविंग रूम में उनके साथ बैठा, आराम से बातें की, और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। लेकिन इतनी भयानक तस्वीर के बावजूद पुलिस के हाथ एक बार फिर खाली थे। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। ये सिर्फ एक और थ्योरी थी जिसका कोई ठोस आधार नहीं था। जांच की ये नई दिशा जो इतनी पक्की लग रही थी, वो भी नाकाम साबित हुई। कोई गुनहगार नहीं मिला, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। आखिर में ये जांच भी एक और बंद गली में आकर रुक गई। ये एक ऐसी कहानी है जिसका आखिरी पन्ना आज भी लिखा जाना बाकी है। सोचिए, साल है 1980, जगह बर्कली, कैलिफोर्निया। एक परिवार की उनके अपने ही घर में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब इस कहानी में वो सब कुछ था जो इसे देश की सबसे बड़ी खबर बना सकता था। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ ही वक्त में ये मामला खबरों से पूरी तरह गायब हो गया। तो चलिए आज इसी अनसुलझी पहेली की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जुर्म नहीं था, ये एक पूरे परिवार का अंत था। 40 साल के एल मिल्स, उनकी 41 साल की पत्नी जीनी और उनकी 15 साल की बेटी डैफ्नी, तीनों को गोली मार दी गई थी। और जो बात इसे और भी डरावना बनाती है वो ये कि घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान तक नहीं था। मतलब दरवाजा किसी अपने ने ही खोला था। और यहीं से ये मामला एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ लेता है। इसका सीधा कनेक्शन था पीपल्स टेम्पल पंथ से। मिल्स परिवार कभी इस बदनाम पंथ का एक अहम हिस्सा था, लेकिन जोन्सटाउन नरसंहार से कुछ ही वक्त पहले उन्होंने इसे छोड़ दिया था। और सिर्फ छोड़ा ही नहीं, वो इसके सबसे बड़े आलोचकों में से एक बन गए थे। पंथ छोड़ने के बाद मिल्स परिवार चुप नहीं बैठा। उन्होंने ठान लिया था कि वो दुनिया को सच बताएंगे। उन्होंने एक किताब लिखी, इंटरव्यू दिए और पीपल्स टेम्पल के काले सच और उसके लीडर जिम जोन्स के खतरनाक इरादों का पर्दाफाश किया। मतलब वो उन गिने चुने लोगों में से थे जो सच बोलने की हिम्मत कर रहे थे। तो सवाल यही उठता है कि एक तिहरा हत्याकांड, एक खतरनाक पंथ से सीधा कनेक्शन और पीड़ितों का सच सामने लाने का एक साफ मकसद, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मामला नेशनल न्यूज से इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? इसकी जांच कभी किसी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंची? तो आखिर हुआ क्या था? इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली कि इस मामले को जानबूझकर दबाया गया, और दूसरी कि पुलिस के हाथ में सच में कुछ नहीं था। आइए इन दोनों पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ ये माना जाता है कि पीपल्स टेम्पल के सैन फ्रांसिस्को में बड़े बड़े राजनेताओं से बहुत गहरे संबंध थे। तो हो सकता है कि इस हत्याकांड की तह तक जाने से एक बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो जाता। और दूसरी तरफ एक सीधी सादी, शायद ज्यादा कड़वी सच्चाई ये भी हो सकती है कि क्राइम सीन पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई ठोस सुराग ही नहीं मिला, और इसने पुलिस की जांच को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। अब देखिए, वजह चाहे जो भी रही हो, चाहे कोई बड़ी साजिश हो या बस सबूतों की कमी, अंजाम तो एक ही हुआ। अल, जीनी और डैफ्नी मिल्स की हत्याओं की फाइल पर धीरे धीरे धूल जमने लगी और ये केस आधिकारिक तौर पर एक कोल्ड केस बन गया। और कोल्ड केस का मतलब सिर्फ एक बंद फाइल नहीं होता, ये वो अंधेरा कोना है जहां वक्त के साथ साथ सबूत मिट जाते हैं, गवाहों की यादें धुंधली पड़ जाती हैं और सच अक्सर हमेशा के लिए छिप जाता है। मिल्स परिवार के लिए इंसाफ भी इसी अंधेरे में कहीं खो गया। आज 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और मिल्स परिवार के लिए सच आज भी कहीं छिपा हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो अधूरी रह गई और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। सोचने वाली बात है कि आखिर उस परिवार के साथ असल में क्या हुआ था। मिल्स परिवार का हत्याकांड
ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसी डरावनी पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई। इसके जवाब आज भी तलाशे जा रहे हैं। तो चलिए इसकी जो सबसे मशहूर थ्योरीज हैं उन पर एक नजर डालते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये केस कभी सॉल्व क्यों नहीं हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो इतने साल बाद भी, मतलब दशकों बाद भी, इन्वेस्टिगेटर्स को, एक्सपर्ट्स को, सबको परेशान करता है। आखिर हुआ क्या था मिल्स परिवार के साथ? तो पहली थ्योरी, ये थ्योरी हमें एक बहुत ही, कह सकते हैं, अंधेरे और रहस्यमयी रास्ते पर ले जाती है, और वो है एक पंथ का बदला। माना यह जाता है कि मिल्स परिवार असल में एक पंथ को छोड़कर भागा था। तो सवाल ये उठता है, क्या वो उस पंथ के कुछ ऐसे राज जानते थे जिन्हें बाहर आने से रोकने के लिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? लेकिन क्या हो अगर कातिल कोई बाहर का था ही नहीं? यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी थ्योरी, जो इशारा करती है एक बहुत ही पर्सनल धोखे की तरफ। इस थ्योरी के हिसाब से कातिल कोई ऐसा था जिसे मिल्स परिवार अच्छी तरह से जानता था, जिस पर वो शायद भरोसा भी करते थे। हो सकता है कोई छुपा हुआ झगड़ा हो, कोई जलन, या फिर कोई ऐसा राज जो परिवार के अंदर ही दफन था। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी थ्योरी पर जो इस पूरे केस को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, सीधे ऊंचे गलियारों तक। मतलब एक प्रोफेशनल साजिश, ताकतवर लोगों की तरफ से सच को दबाने की एक कोशिश। इस थ्योरी का मानना है कि मिल्स परिवार ने गलती से किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल या कॉरपोरेट साजिश के बारे में जान लिया था। और देखिए, जब दांव इतना बड़ा होना तो फिर गवाहों को हटाने के लिए प्रोफेशनल तरीके ही अपनाए जाते हैं। और अब चौथी और शायद सबसे ज्यादा डराने वाली संभावना, ये थ्योरी बस इतना कहती है कि शायद हम सब सच के आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। मतलब ना कोई पंथ, ना कोई साजिश, बल्कि कोई ऐसी वजह थी जो हमेशा के लिए इतिहास में कहीं खो गई। और इसी के साथ एक बात सामने आती है जो इस केस की सबसे कड़वी, सबसे ठंडी हकीकत है, कि जो भी सच था वो शायद उन पीड़ितों के साथ ही चला गया। और ये हमें उस सबसे परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाता है कि क्या कोई ऐसा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये जानते हुए गुजार दी कि वो इतने बड़े कत्ल से साफ बच निकला। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसका कोई आखिरी पन्ना ही ना हो। आज हम बात करेंगे जीनी मिल्स के केस के बारे में। एक ऐसा मामला जो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। इसे सही मायने में समझने के लिए ना हमें अपना नजरिया बदलना होगा। और यही इस पूरे केस का असली सच है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये चेतावनी है कल्ट्स के बारे में, उस अंधेरी दुनिया के बारे में जहां लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया जाता है। और शायद सबसे जरूरी, ये चेतावनी है उन खतरनाक सिस्टम से भागने की कीमत चुकाने के बारे में। लेकिन कहानी में एक उम्मीद थी, जीनी ने वो सब झेला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो बचकर निकल आई थी। एक सर्वाइवर थी वो। पर यही कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। एक बुरे सपने से तो वो बच गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक और बड़े, शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक सपने में कदम रख रही थी। और जानते हैं सबसे दर्दनाक बात क्या है? इसका अंजाम। मतलब इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी आखिर में जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो कभी मिला ही नहीं। किसी को भी सजा नहीं हुई। परिवार के लिए ये कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई, कोई क्लोजर नहीं मिला। और हर सवाल के जवाब में, इंसाफ की हर मांग पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी मिली। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा चुभती है। और शायद यही इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये एक ऐसी किताब है जिसका आखिरी चैप्टर कभी लिखा ही नहीं गया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कुछ कहानियां हमेशा के लिए अधूरी क्यों रह जाती हैं।